Very good evening, everyone. So this is the question for today. आज का क्वेश्चन है आउटलाइन द एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड असेस इट्स रोल इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया. सो इस आंसर को लिखने के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम है. वैसे जनरली मेंस का आंसर या फॉर दैट मैटर पीसीएस का आंसर लिखने के लिए ऑल यू गेट इज 7 मिनट्स टाइम. लेकिन फिर आपको डबल से भी थोड़ा ज्यादा टाइम इसलिए मिलेगा क्योंकि अभी आप अर्ली स्टेजेस के अंदर हो. ठीक है जी. तो ये आंसर आपने 20 मिनट के अंदर सबमिट करना. बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, स्पेशली स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन देख रहे हैं इसको. क्यों? क्योंकि वहां पे मैं नहीं हूं आपको चेक करने के लिए, देखने के लिए. ठीक है. तो आप अपने ही टीचर हो खुद से. ठीक है. तो 20 मिनट के अंदर आंसर लिखकर सबमिट कहां पे करना है? जो आपके लिंक के अंदर टेस्ट का लॉन्च पैड आया, टेस्ट का जो ईमेल आया उसके ऊपर आप इसको सेंड कर दो. 20 मिनट के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका मॉडल आंसर क्या होना चाहिए था. क्या एक्चुअली इस क्वेश्चन की डिमांड है एंड एज अ एस्पिरेंट आपको कैसा आंसर लिखना चाहिए. ठीक है जी. तो क्वेश्चन है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. आउटलाइन द एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड असेस इट्स रोल इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया. ठीक है जी. 20 मिनट का टाइम है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हम्म. तो अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं.
It's very tough. हाँ जी बताएं. You can type whatever your queries are. हाँ जी पूछो. करण जी क्या पूछना चाहते हो आप? This is the question for today. You have to write it in 20 minutes time. I guess you are late by what, 5 minutes? So all you got is 15 minutes. So write accordingly and submit your answers on test@launchpadeducation.in.
हेलो शिवांग, दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। आप इसको सबमिट करो लॉन्च पैड। इसको लिखने के बाद सबमिट कर दो टेस्ट एट द रेट लॉन्च पैड एजुकेशन डॉट कॉम। At 4:20 we are going to discuss this answer.
सो ऑलराइट एवरीवन, सो जितने स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन आंसर राइटिंग कर रहे थे, काइंडली स्टॉप। आप अपने आंसर्स को ईमेल कर दो। जो भी आपको अभी लिंक शेयर हुआ है उसके अंदर ईमेल मेंशन्ड है। ठीक है जी। सो कमिंग टू टुडेज क्वेश्चन, अब बात करते हैं कि एक्चुअल के अंदर मॉडल आंसर क्या होना चाहिए था एज अ गुड एस्पिरेंट। पहले तो इन केस आपका पॉलिटी या गवर्नेंस का सब्जेक्ट अभी तक नहीं हुआ है ना, तो यू पीपल विल नॉट बी एबल टू राइट दिस आंसर। लेकिन फिर जैसे ही आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब हमें ये तो पता है कि इलेक्शन कमीशन इंडिया के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन, किस किस लेवल के? हम्म। और हम्म, लेकिन एसजीपीसी के कोई ऐसे मेजर इलेक्शंस नहीं होते। तो ऑल इंडिया लेवल पे दो टाइप्स के इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। फर्स्ट है स्टेट प्लस सेंटर। ठीक है, तो दो तरह के इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। अब इस एक्ट के अंदर क्या लिखा रखा है? इस एक्ट के अंदर यू विल फाइंड, सबसे पहले जब आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है तो आपको ब्रीफिंग क्या देनी है। पहले क्या आपने पूछा कि आउटलाइन द एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड असेस इट्स रोल इन एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। अब आप ये मानो कि अगर इतने साल से 75 ईयर्स प्लस से अगर इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी सस्टेन कर रही है तो उसका एक रीजन तो डेफिनेटली ये होगा कि इस एक्ट के अंदर इतनी पावर होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उनको बंद करवा पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंट्रो के अंदर क्या लिखना है? दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वाज एनैक्टेड टू ले डाउन द प्रोसीजर्स एंड रूल्स फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। देन इट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब क्या? कि अगर लेट्स से मैं एक कंटेस्टेंट हूं, एक कैंडिडेट हूं, लेकिन फिर मैंने कोई ऐसे रूल्स ब्रेक कर दिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने मैनुअल के अंदर इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर मेंशन करा था कि ये रूल नहीं ब्रेक होने चाहिए। जैसे कि देयर इज अ अपर लिमिट ऑफ 90 लाख रुपीज, 90 लाख रुपया एक इंसान अगर वो इलेक्शन लड़ रहा है एक बड़ी स्टेट के अंदर तो वो खर्च कर सकते ड्यूरिंग हिज कैंपेनिंग। लेट्स से मैंने 90 लाख की लिमिट को ब्रीच कर दिया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर मैं इलेक्शन जीत भी जाऊं तो मेरे इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जो उसने एक लिमिट डिसाइड करी थी उसको उसको ब्रीच कर दिया। ठीक है, दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सट्रीमली पावरफुल है इस एक्ट की वजह से। ठीक है, और लीगल फ्रेमवर्क यानी कि मेरे को कन्विक्शन देने की या मेरे को इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर करने की पावर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलती है, लीगल फ्रेमवर्क उसके पीछे क्या है? दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब किन किन जगहों के इलेक्शंस करवाता है? दैट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड डील्स विद क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एंड इलेक्शन ऑफेंसेस। अब याद रखना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया म्यूनिसिपैलिटी के या फिर विलेज पंचायत के इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करवाती। ठीक है, वो करवाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, दैट मींस करंटली हम किसकी बात कर रहे हैं? करंटली हम बात कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दो इलेक्शंस करवाता है, दैट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। और इसी के साथ ये डील करता है कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो कुछ तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो क्वालिफिकेशन क्या है? जनरली इंडिया के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो फिर क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, इनसेन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर ऐसे कैसे प्रूव होगा कि कोई इंसान इनसेन है या सेन है? ऐसे तो मेरे घर वाले मेरे को दिन में 3 बार पागल बोल देते हैं, तो फिर मैं क्या पागल हो गए हैं?
अगर कोई इंसान वेदर पर्सन इज सेन और इनसेन ये डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन के केस के अंदर या इंडिया के केस के अंदर कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर आपने किसी इंसान को ये डिक्लेयर करना है कि ये इंसान इनसेन है, तो आपको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए उसको इनसेन डिक्लेयर करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन फर्स्ट इज एज क्वालिफिकेशन। अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो योर एज मस्ट बी एटलीस्ट 25। 25 साल से कम उम्र के अगर आप हो तो आप लोकसभा में नहीं जा सकते। ठीक है। दूसरा, यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। अब ये नहीं है कि बराक ओबामा का यूएस का प्रेसिडेंट रहते रहते मन भर गया तो वो इंडिया में आके इलेक्शन लड़ ले, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, है ना। जब बराक ओबामा व्हाइट हाउस छोड़ के जा रहा था तो बहुत सारे इंडियन लोगों ने उसको ईमेल भेजा कि आप हमारे देश के अंदर आकर प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन फिर वो क्यों नहीं बन पाया? हाँ, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। और इंडियन सिटीजन नहीं है इसलिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कंटेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर क्या कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन सकता है बिना इलेक्शन लड़े? बताओ बताओ। आप अपने इर्द गिर्द इतनी पॉलिटी देखते हो, इतने इलेक्शंस आपने देखे, आप बताओ कि क्या कोई इंसान बिना इलेक्शन लड़े प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन सकता है? हम्म। तो द आंसर टू इट इज यस, बन सकता है। वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, लेकिन उसकी एक अपर लिमिट है, दैट इज 6 मंथ्स। 6 महीनों तक कोई भी इंसान बिना इलेक्शन लड़े, बिना किसी हाउस का मेंबर बने, प्राइम मिनिस्टर यहां तक कि चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। लेकिन विद इन 6 मंथ्स उसको या तो लोकसभा का इलेक्शन जीत के लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, या फिर राज्यसभा के रूप से वो मेंबरशिप ले सकता है राज्यसभा की। इन केस वो 6 महीने के अंदर किसी भी दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं बनता तो ही और शी विल बी डिस्क्वालिफाइड, फिर वो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर नहीं रहेगा। लेकिन फिर याद रखना कि इंडिया के अंदर आप बिना इलेक्शन लड़े भी चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। और ये किसके अंदर लिखा है? ये भी इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर गिवन है। फिर बात करते हैं जी डिस्क्वालिफिकेशन की। अब डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं? पहली तो मैंने आपको बताई कि अगर वो मॉनेटरी लिमिट को ब्रीच कर दे, ऐसी लिमिट को ब्रीच कर दे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेट करी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग लिमिट्स डिसाइड करता है। जैसे तो बड़ी स्टेट्स हैं, लेट्स से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है? 90 लाख रुपीज। लेकिन फिर जो एवरेज साइज स्टेट्स हैं तो उनके अंदर अपर लिमिट है 70 लाख रुपीज। लेकिन फिर जो बहुत छोटी स्टेट्स है, लेट्स से गोवा, ठीक है, बहुत छोटी स्टेट है, तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्शन जो आप पैसा इलेक्शन के अंदर खर्च कर सकते हो वो और भी कम। ठीक है। और ये पार्लियामेंट का अलग से होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का अलग से होता है। स्टेट लेजिस्लेचर वाले को क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी है तो कम पैसे खर्चने की इजाजत होती है। लेकिन फिर इंडिया के अंदर ये लूप होल है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर 90 लाख रुपीज के अंदर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, पंचायत का इलेक्शन हो जाता है 90 लाख रुपए में। ठीक है, कई कई पंचायत में तो 1-1.5 करोड़ रुपया भी खर्चा हो जाता। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसको रिवाइज करने की जरूरत है, इस अमाउंट को, ताकि इलेक्शंस जो हैं वो फेयर हो सके। देन और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर आपकी किसी क्राइम के अंदर कन्विक्शन हो जाती है, लेट्स से, वैसे तो अगर आप कोई हीनियस क्राइम नहीं कर रहे, हीनियस क्राइम समझते हो, जैसे मर्डर, रेप, लूटिंग, अगर आपका नाम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। लेकिन अगर कोर्ट ने आपकी कन्विक्शन कर दी, ठीक है, कन्विक्शन समझते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। फर्स्ट इज जब आप एक एक्यूज्ड हो, दैट मींस कि आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया किसी ने, तो उस केस के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। द सेकेंड इज की कोर्ट प्रूव करते हैं उन चार्जेस को, दैट मींस कि यू आर नाउ अ कन्विक्ट। ठीक है, तो छोटी मोटी कन्विक्शन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। लेकिन अगर आपको कोर्ट ने
4 इयर्स प्लस की सजा सुना दी, तो आपकी जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबरशिप है उसको रद्द कर दिया जाए। कुछ टाइम पीरियड के लिए फिर इलेक्शन में टेस्ट भी नहीं कर सकते। हाँ, अब 4 साल तो ये वाले जिस टाइम आप कन्विक्टेड हो, प्लस 6 इयर्स, यानी कि 10 साल आप पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? यही थॉमस जजमेंट हाँ, तो अब क्यों नहीं आओगे आप? सर क्रिमिनल चार्जेस में तो हमारी डेमोक्रेसी को मतलब बंदा इनोसेंट होना चाहिए। अब देखो जी, अगर पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे लोग आ जाएंगे जो मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर वो हमें लॉ कैसा देंगे? लॉ भी तो बुरा ही देंगे ना। उनके अपने दिमाग में चला होगा कि मैं रेप के अगेंस्ट हार्ड लॉ क्यों लेके आऊं, मैं तो खुद ही कन्विक्शन होने वाली है मेरी कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे लोगों को पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से दूर रखने के लिए इन लॉज को बनाया गया, डिस्क्वालिफिकेशन लॉ को ऐड करा गया। देन इज इलेक्शन ऑफेंसेस। अब इलेक्शन ऑफेंसेस का मतलब क्या? इलेक्शन ऑफेंसेस का मतलब ये कि कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर आपने उस लॉ को ब्रीच करा तो सीधा आपको कह दिया जाएगा कि टाटा बाय बाय, अब आपका ये जो नाम था इस इलेक्शन कमीशन की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि आपने इस लॉ को ब्रीच करा है। जैसे कि जब आप इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो कोई भी सरकार नई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती वंस इलेक्शन हैज बीन अनाउंस्ड। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि फिर आप तो वोटर को प्रभावित करने के लिए अब उस नई स्कीम को लेके आ रहे हो। ठीक है, अब दूसरा एक ऐसे ही इलेक्टोरल ऑफेंस क्या है कि लेट्स से 5 तारीख डिसाइड हुई है कि इस दिन आपकी वोटिंग होगी, तो उससे 24 आवर्स बिफोर 4 तारीख को आप प्रचार करना को कैनवसिंग करना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि ताकि 24 घंटे उस वोटर को टाइम मिले सोचने का कि उसने किस कैंडिडेट के लिए, किस वोटर के किस पार्टी के लिए वोट करना है। ठीक है, नहीं तो हर कोई आके आपको बोलेगा कि भैया हमारी पार्टी को वोट डाल देना है, हमारा ये चोर निशान है, आप इसी पे लगाना। ठीक है, आपको धर्म का वास्ता दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि हम तो इतनी पुरानी पार्टी हैं, ये तो नई पार्टी आई है। लेकिन फिर वोटर इन सब के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। तो लास्ट 24 घंटे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको इस बात के ऊपर देता है कि आप सोच लो कि आपको किसको वोट डालना है, और इस 24 घंटे में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। दैट मीन्स कि कोई भी अब कैंपेनिंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप इस टाइम के अंदर कैंपेनिंग करोगे तो आपको आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब चीजें किसके अंदर मेंशन है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का। अब इसके एसेंशियल एस्पेक्ट क्या है? सबसे पहले है कंडक्शन ऑफ इलेक्शन। इट प्रोवाइड्स फॉर द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन, नॉमिनेशन, पोलिंग एंड काउंटिंग। दैट मींस कि जो भी प्रोसेसेस हम देखते हैं, यानी कि नोटिफिकेशन, कब किस स्टेट के अंदर कितने फेजेस के अंदर इलेक्शन होगा ये मेंशन होगा। देन फिर नॉमिनेशन, अगर आपको नॉमिनेशन फाइल करनी है तो आपको कितने लोगों की सपोर्ट की जरूरत है? अगर आपने राज्यसभा के लिए पेपर दाखिल करने हैं तो कितने आपको प्रपोजल चाहिए? ठीक है, खुद से एक इंसान अपने इलेक्टोरल कागज नहीं भर सकता, उसको एडिशनल प्रपोजल्स, वो लोग जो ये कन्विक्ट मतलब मानते हो कि ये इंसान हमारे लिए अच्छा है, इसको इलेक्शन में आना चाहिए, ऐसे कुछ एडिशनल प्रपोजल्स की जरूरत पड़ती है। तो वो कितने प्रपोजल होने चाहिए? ठीक है, वो सब नॉमिनेशन के अंदर बताएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन इज पोलिंग किस दिन होगी? ठीक है, पोलिंग के अंदर कौन कौन सी जगह पोलिंग बूथ बनेगी, ये सब डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन इज काउंटिंग किस डेट को होगी, काउंटिंग कैसे होगी, ठीक है, रिजल्ट्स कब अनाउंस करे जाएंगे, ये सब इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दी गया। Then is qualification and disqualification of member define who can contest election and the grounds for disqualification such as corrupt practices, holding in office of profit or conviction for certain offences. अब corrupt practices के अंदर क्या है? corrupt practices सिर्फ पैसा लेने का practice नहीं। अगर कोई पॉलिटिशियन आपको ये बोलता है कि क्योंकि आपकी जात और मेरी जात सेम है,
तो मेरे को वोट डाल दो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नजर के अंदर दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए करप्ट प्रैक्टिस। अगर कोई आपको ये बोलता है कि आपका धर्म भी सेम है, मेरा धर्म भी सेम है, आओ हम धर्म धर्म खेलते हैं और हमारे धर्म को बचाने के लिए ये वोटिंग प्रोसेस, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए करप्ट प्रैक्टिस। ठीक है। अब देन इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या? अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हो तो आप ऑफिसर नहीं हो सकते, आपको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, तब आप जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है। देन इज कन्विक्शन। इसके बारे में हमने पहले बात कर ली कि अगर आपने कोई हीनियस क्राइम करा है और 4 इयर्स प्लस से ज्यादा की कन्विक्शन हो रखी है, तो आप फिर ये इलेक्शन जो है कंटेस्ट नहीं कर सकते। देन इज corrupt practices, undue influence, use of religion and caste for votes, excessive expenditure, prohibits bribery। देखा है ना, साड़ियां देना, सर्फ के पैकेट देना, ये सब क्या है? करप्ट प्रैक्टिसेस है। तो अगर आप पकड़े गए तो सीधा डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है। और इसी के साथ साथ आपने देखा ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेकिंग करती है इन केस यू आर कैरिंग कैश। जब भी किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन अनाउंस होता है तो एक लिमिट लग जाती है कि आप इतने पैसे से ज्यादा कैश नहीं लेके जा सकते अपने साथ। अगर आप लेके जाओगे और बाय चांस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चेकिंग कर ली, तो वो कैश सारा जब्त हो जाएगा। ठीक है। आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर्स के अंदर, अब तो आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है, जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे तो पढ़ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस साल इतने हजार करोड़ रुपया पकड़ा रेट्स के अंदर चेकिंग के दौरान। क्यों? क्योंकि वो पैसा एक्चुअली बांटा जाना होता है वोटर्स के अंदर, यूज करा जाना होता है कैंपेनिंग के लिए। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास तब इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो जिसको मर्जी चाहे रोक ले, जिसका मर्जी चाहे बैग चेक करवा दे, और अगर वो अनअकाउंटेड मनी है तो वो उसको जब्त कर सकते। ठीक। There is dispute resolution establish mechanism for election petition and empowers the High Court and Supreme Court to decide on disputes। Let's say कोई इंसान, मैं और कोई एक फेलो पर्सन जो मेरे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहा था, अब मैं इलेक्शन जीत गया, उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं ये इंसान ने तो धांधली कर दी, ठीक है, जीतना तो मेरे को चाहिए था, तो वो क्या करेगा? लेकिन अगर वो लोकल कोर्ट के अंदर केस लगाएगा तो उसको तो 20 साल लग जाएंगे। ठीक है। तब तक तो शायद मैं मर भी चुका हूं। ठीक है। कहाँ उसकी पैरवाई हुई? तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया कि अगर आप पीड़ित हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन के अंदर मेरे साथ गलत हुआ, आप इस इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहते हो, इसके रिजल्ट्स को कंटेस्ट करना चाहते हो, तो आप सीधा जाओगे हाई कोर्ट। ठीक है। और अगर आपको हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला तो यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सर इंदिरा गांधी एक्यूज किया। हम्म। अब आप देखो कि इंदिरा गांधी तब की प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है। अब ये कितना मुश्किल होगा, कितना प्रेशर होगा उन कोर्ट के जजेस के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर की कन्विक्शन करनी है, लेकिन फिर हुई। ठीक है। इंदिरा गांधी को अपनी पार्लियामेंट की मेंबरशिप से हाथ धोना पड़ा। ठीक। तो ये भी किसके अंदर है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर। देन इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ग्रांट्स पावर टू इलेक्शन कमिश्नर्स टू सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शंस। कैसे होंगे, कब होंगे, ठीक है, प्रोसेस क्या चलेगा, कितने फेजेस के अंदर होगा, ये सब डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड इस लॉ के अंदर इतनी पावर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि अगर वो ये डिसाइड करते कि इस स्टेट के अंदर करंट कंडीशंस के अंदर इलेक्शन करवाना इज नॉट पॉसिबल, तो कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फोर्स नहीं कर सकता इलेक्शन करवाने के लिए। ठीक है। उसको सिर्फ पार्लियामेंट को ये बताना है कि इस स्टेट के अंदर अभी इलेक्शन नहीं कंडक्ट करे जा सकते। जैसे कि करंट सिचुएशन थी मणिपुर की, तो मणिपुर के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इतनी ज्यादा वायलेंस है, इतनी ज्यादा मिलिटेंसी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट इलेक्शन। तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखा है कि हर 5 साल के बाद एक इलेक्शन होना ही चाहिए, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल दे कि अभी इन कंडीशंस के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो नोबडी कैन फोर्स इट। देयर इज बाय इलेक्शन एंड फिलिंग ऑफ वैकेंसीज। बाय इलेक्शन का मतलब क्या कि अगर कोई इंसान लेट से पहले पार्लियामेंट का मेंबर था, किसी भी कारण से
वो या तो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहा या उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, तो उस केस के अंदर वो सीट हो गई वेकेंट। तो अब उस सीट के ऊपर इलेक्शंस कब होंगे, ये डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी टोटल पावर किसके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। एंड ये पावर आती किससे है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। देन रूल एंड एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसके अंदर है लीगल कंट्रोल, प्रोवाइड क्लियर लीगल फ्रेमवर्क प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ पावर एंड मनी। मैंने बताया कि पैसा जब्त कर सकते हैं। मिसयूज ऑफ पावर कैसे, कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं एक स्टेट के अंदर, तो फिर ट्रांसफर करने की जो पावर पहले चीफ मिनिस्टर एंड उसकी कैबिनेट के पास होती है, वो शिफ्ट होके हो जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगे कि ये ऑफिसर सरकार का खासम खास है, तो उसको हटा दिया जा सकता है। ठीक है, एंड कोई सरकार उसको चैलेंज नहीं कर सकती। ठीक, देन इज ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्स कैंडिडेट्स टू डिस्क्लोज एसेट्स, क्रिमिनल केसेस एंड इलेक्शन एक्सपेंडिचर। जब भी एक कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए आता है, तो उसको पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना पड़ता है कि मेरे मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स कितने के हैं। देन फिर मेरे ऊपर कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, उन केसेस के अंदर क्या मेरे ऊपर चार्जशीट फाइल हो चुकी है या नहीं चार्जशीट फाइल हुई, या फिर उसके अंदर मेरी कन्विक्शन हो चुकी है या नहीं कन्विक्शन हुई। ठीक है, देन फिर मेरा इलेक्शन का एक्सपेंडिचर कितना है। पूरी इस कैंपेनिंग के बाद अगर आप अपना इलेक्शन कैंपेनिंग का एक्सपेंडिचर सबमिट नहीं करवाते, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ठीक है, दैट मीन्स कि अभी तक आप डिक्लेयर नहीं हुए हो, वो जो पूरी एमएलए की या एमपी की प्रिविलेजेस हैं वो आपको नहीं मिलेंगी टिल द टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको जीतने का सर्टिफिकेट ना दे दे। Then is accountability. This qualifies candidate found guilty of corrupt practices. अगर ये पता लग जाए कि इस इंसान ने करप्ट प्रैक्टिसेस यूज करी है, लेट्स से ब्राइबरी करी है या फिर धर्म का इस्तेमाल करा है वोट्स कलेक्ट करने के लिए, तो उस केस के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। देन जुडिशियल ओवरसाइट एंश्योर्स इलेक्शन डिस्प्यूट्स आर हैंडल्ड थ्रू इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, जैसे कि हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट empowers the election commission strengthen the autonomy and authority of ECI in maintaining fairness। अब फेयरनेस कैसे, लेट्स से आपने ईवीएम देखी है, सबने वोट करा है, अभी नहीं करा, ओके। तो इस बार अगर आप करोगे तो ईवीएम मशीन देखोगे ना जाकर, तो पहले क्या था, एक ही नाम से, अब लेट्स से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, ठीक है, एंड उसके ओपोनेंट्स को लगता है भी ये तो बंदा मेरा काम खराब कर देगा, तो वो क्या करेगा, उसी एक नाम के किसी और बंदे को ले आएगा एंड उसके भी कागज भरवा देगा, ताकि वोटर कंफ्यूज हो जाए कि इसमें से कौन सा वो है। एंड सेकेंडली, ईवीएम के अंदर वो जो फोटो लगती है ना छोटी सी एक कैंडिडेट की, एंड फिर उसका पार्टी साइन लगता है, वो जनरली ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर था एंड बहुत छोटा था साइज के अंदर, तो कई बार वोटर जो है वो कंफ्यूज हो जाता था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जब लूप होल पकड़ा, तो अब उन्होंने क्या कर दिया कि एक तो कलर्ड फोटो लगेगी, सेकेंडली साइज जो है फोटो का वो थोड़ा सा बड़ा हो। ठीक, एंड फिर ऐसे जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं उनको जनरली नीचे रखा जाए। ठीक है, वैसे तो होती अल्फाबेट के हिसाब से है, लेकिन फिर आपको पता लग जाएगा अब जब कलर्ड फोटो है। ठीक है, जनरली क्या होता था कि वो जो वोट लेट से एक पॉपुलर कैंडिडेट को पढ़नी थी, उसकी 2000 3000 वोट ऐसे ही खराब हो जाती थी गलत नाम के चक्कर में। देन अब कंक्लूजन के अंदर क्या लिखे, दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ People Act 1951 has been backbone of India's democratic process by defining fair rules for election and upholding equality among candidates. However, challenges like criminalization of politics, misuse of money, power, and fake news demand further reforms to make election move transparent and truly representative। अब इसके अंदर कुछ और एडिशंस क्या करे जा सकते हैं, दैट इज सेकंड एआरसी। सेकंड एआरसी क्या है, सरकार ने इतने साल से, क्योंकि ये गवर्नेंस सिस्टम ब्यूरोक्रेसी चल रही है, तो बहुत सारे लूप होल्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए। तब अब उन लूप होल्स को सही करने के लिए सरकार ने एक कमीशन बिठाया जिसका नाम है सेकंड एआरसी। ठीक है, अब सेकंड एआरसी ने बहुत सारी रिपोर्ट्स दी थी। अब हर एक रिपोर्ट अगर आप पढ़ने बैठोगे तो वो कम से कम 1200 पेजेस की रिपोर्ट्स हैं। तो आप कर क्या सकते हो, आप उन रिपोर्ट्स की समरीज को ऑनलाइन
किसी भी सोर्स से डाउनलोड कर सकते हो एंड उसकी एक क्विक समरी पढ़ लो। वो आपको मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दे रखे हैं एंड वो सोल्यूशंस जो प्रैक्टिकल इन नेचर। ठीक है, दैट मीन्स कि फेक न्यूज को डील करने के लिए क्या हो सकता है, मनी पावर का मिसयूज ना हो तो उसके लिए क्या क्या सजेशन है। तो ये सब चीजें आप अपने आंसर के अंदर ऐड कर सकते हो एंड जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जब उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम बताई हो जिसके अंदर ये सब इश्यूज हो, जैसे कि मिसयूज ऑफ मनी पावर या फिर कोई लूप होल्स हो, तो आपको मतलब उस आंसर के अंदर अपना सजेशन देना ही देना है, चाहे उसने मांगा है चाहे नहीं मांगा। ठीक है, कि इस सिस्टम को इम्प्रूव कैसे करें। ठीक, तो दैट वुड बी ऑल। हमने पढ़ा कि इंट्रो के अंदर क्या लिखना है, बॉडी के अंदर क्या आना चाहिए था एंड देन फिर कंक्लूजन के अंदर क्या। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। द पीपल दो हु आर सिटिंग ऑनलाइन एंड अगर आपने ये आंसर लिखा है तो आप ऑफिशियल लॉन्च पैड की ईमेल आईडी के ऊपर उसको सेंड कर सकते हो यू, एंड आई विल रिवर्ट यू बैक विद इन 24 आवर्स। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो